अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बदलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बलूचिस्तान, दहशतगर्दी, भारत और अफगानिस्तान के किरदार, गुड गवर्नेंस और मुल्की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग थी या रियासत ने अपनी आइंदा हिकमत अमली का भी वाज़ेह इशारा दे दिया है। अगर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि रियासत ने अपने कई अहम पैगामात नहायत वाज़ेह अंदाज में दे दिए हैं। सिर्फ DNA मुख्तलिफ है, मकसद एक ही है। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान खसूसन बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद अनासर का गठजोड़ मौजूद है। उनके मुताबिक सिर्फ उनका DNA मुख्तलिफ है लेकिन मकसद एक ही है, और वो है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना। लेकिन सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान कई बरसों से यही मौक़िफ़ दुनिया के सामने रख रहा है तो क्या आलमी बरादरी ने कभी भारत पर दबाव डाला जिसकी पाकिस्तान तवक्को करता है। नाजरीन, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान बार बार बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करता रहा है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत अंदाज में दोहराया गया। DGISPR ने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे बड़े औसतन 194 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस रोज़ाना होते हैं। इतने ज़्यादा ऑपरेशंस क्यों? बुनियादी तौर पर DGISPR की तरफ से बताया गया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस रोज़ाना तकरीबन 194 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि गुज़श्ता 5 बरसों में मुल्क भर में 40,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा चुके हैं, और ये जो ऑपरेशंस इतनी बड़ी तादाद में किए गए उनकी मज़ीद तफसीलात की बात की जाए तो उनमें से 31,000 से ज़ायद ऑपरेशन सिर्फ बलूचिस्तान में, जबकि 7,177 ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में किए गए। लेकिन इस सूरत हाल के पेश नज़र यहाँ एक अहम और बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर रोज़ाना 194 ऑपरेशन हो रहे हैं तो फिर दहशतगर्दी ख़त्म क्यों नहीं हो रही। इसका जवाब भी उन्होंने अदाद शुमार के ज़रिए बताया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस इस बात की निशानदेही करते हैं कि दहशतगर्दों के नेटवर्क्स और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसका मतलब ये भी है कि रियासत उन अनासर को मुसलसल ट्रेस कर रही है और जहाँ भी मालूमात मिलती हैं फौरी कार्रवाई की जाती है। बहुत अरसे से एक सवाल उठाया जा रहा था कि क्या दहशतगर्दों से मुज़ाकरात होंगे, और यकीनन ये सवाल काफ़ी अरसे से ज़ेर बहस था। आज DGISPR ने इस पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि रियासत दहशतगर्द ग्रोहों के साथ मुज़ाकरात की पॉलिसी नहीं रखती। उन्होंने वाज़ेह किया कि शिद्दत पसंदों के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, एहतियात डालें, कानून के सामने सरेंडर करें, या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का सामना करें। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बयान के बाद दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की तमाम क्या सराहियाँ वाकई ख़त्म हो चुकी हैं। कम अज़ कम आज के बयान से यही पैगाम मिला कि रियासत अब सिर्फ कानून की अमलदारी पर यकीन रखती है। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या दहशतगर्द कमज़ोर हो चुके हैं। DGISPR ने कहा कि मुसलसल फ़ौजी दबाव के बायस फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान और उनके मुबैना भारतीय हैंडलर्स अब सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला करने की बजाय सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। मज़ीद तफसीलात भी बताई गई, और DGISPR ने कहा कि रवां साल अब तक 178 शहरी शहीद हो चुके हैं, 24 पुलों और सड़कों को नुकसान पहुँचाया गया, 60 मकामात पर आग लगाने के वाक़यात पेश आए। इस सूरत हाल के अंदर फिर सवाल यह है कि अगर दहशतगर्द कमज़ोर हो चुके हैं तो आम शहरी अब क्यों निशाना बन रहे हैं, या जैसे DGISPR ने कहा कि दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं तो फिर दहशतगर्दों की तरफ से आखिर सॉफ्ट टारगेट्स क्यों ढूंढे जाते हैं। इस हवाले से DGISPR ने कहा कि इसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि दहशतगर्द अब बराह रास्त मुकाबला करने की सलाहियत खो रहे हैं, इसलिए वो मज़दूरों, आम शहरियों, तरक्याती मनसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर खौफ फैलाना चाहते हैं ताकि बलूचिस्तान की तरक्की का सफ़र मुतासर हो। और बज़ाहिर जिस तरीके से DGISPR ने आज ब्रीफिंग दी, और इस ब्रीफिंग का तकरीबन कोई 80 से 90% जो पोर्शन था, जो हिस्सा था, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ बलूचिस्तान के हवाले से था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या बलूचिस्तान अब पाकिस्तान की पहली तरजीह बनने जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि FC वेस्ट को मज़ीद मजबूत किया जा रहा है ताकि चागी से कराची तक मादनी वसाइल, तरक्याती मनसूबों, सरमायाकारों और मज़दूरों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जा सके। जब बलूचिस्तान के हवाले से इतने सारे इकदाम होंगे और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इतनी तफसीलात दी जाएंगी
तो फिर यकीनी तौर के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं और सवाल उठाते हैं कि आखिर बलूचिस्तान पर अब इतना ज़्यादा फोकस क्यों। इसका जवाब भी काफ़ी वाज़ेह नज़र आता है, क्योंकि DGISPR ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये एक हकीकत है कि बलूचिस्तान सिर्फ रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा नहीं बल्कि पाकिस्तान के कुदरती वसाइल, मादनी ज़खायर और मुस्तकबिल की मुआशी तरक्की का मरकज़ भी बनता जा रहा है। इसीलिए रियासत वहाँ सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाना चाहती है ताकि सरमायाकारी, तरक्याती मनसूबे और मजदूर महफूज रहें। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गुड गवर्नेंस का जिक्र भी आया, और जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके बयान का जिक्र भी आया। तो जब ये गुड गवर्नेंस का जिक्र आता है तो फिर सवाल होता है कि ये वाला लफ्ज़ तो हम पहले भी सुनते हैं, तो भी जो DGISPR ने कहा है ये सिर्फ एक नारा है या आने वाले वक्त का एजेंडा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के गुड गवर्नेंस और नए सूबों से मुतल्लिक बयान पर जब सवाल किया गया तो DGISPR ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने अपनी ज़ाती राय का इजहार किया है। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल का हल बेहतर गवर्नेंस और मौसर इंतज़ामी निज़ाम में है। साथ ही उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि नए सूबे बनाने हैं या नहीं, किसी किस्म की इस्लाहात करनी है और किस सिमत जाना है, ये फ़ैसला सिर्फ मुंतखब सियासी क़यादत और पार्लियामेंट ने करना है। इस सूरत हाल के अंदर फिर एक ये सवाल बड़ी अहमियत का हामिल है कि अगर वाकई पाकिस्तान के बहुत से मसाइल का हल गुड गवर्नेंस में है तो क्या आने वाले दिनों में बड़े इंतज़ामी फ़ैसले देखने को मिल सकते हैं? क्या नए सूबों या नए इंतज़ामी यूनिट्स पर संजीदा सियासी बहस शुरू होगी? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन आज पहली मरतबा गुड गवर्नेंस को कौमी सलामती के तनाज़र में भी नुमाया अंदाज में बयान किया गया। और अब अगर इस सूरत हाल की बात की जाए तो फिर यकीनी तौर के ऊपर अगर ये कहा जाता है कि मुल्क के वसीतर मफाद में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, अगर गुड गवर्नेंस के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है, अगर बड़े फ़ैसले करने हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी वही रवैया इख्तियार किया जाएगा जो दीगर सियासी जमातों के साथ रखा जा रहा है, या फिर सियासी मफाहमत का दरवाज़ा सिर्फ बाज़ और मखसूस सियासी जमातों के लिए खुलेगा? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल का बराह रास्त जवाब नहीं दिया गया, लेकिन चूँकि गुड गवर्नेंस और सियासी फ़ैसलों का जिक्र किया गया, इसलिए ये सवाल सियासी हलकों में ज़रूर ज़ेर बहस रहेगा। अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर इसके अंदर एक पैगाम था कि दहशत गर्दों के लिए अब सिर्फ दो रास्ते हैं, सरेंडर या कार्रवाई। बलूचिस्तान पाकिस्तान की सिक्योरिटी या माशी हिकमत अमली का मरकज़ बनता जा रहा है, और गुड गवर्नेंस को महज सियासी नारा नहीं बल्कि कौमी सलामती से जुड़ा हुआ मामला करार दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये ऐलानात अमली इक़दामात में कैसे तब्दील होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का रुख सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि बेहतर हुक्मरानी, सियासी इस्तेहकाम और कौमी यकजहती से भी तय होना बाकी है। DGISPR ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और कौन कौन से अहम मौज़ूआत पर बात की, ज़रा एक मुख्तसर सा वीडियो क्लिप देखिए। Because these terrorists and their sponsors have come to understand कि अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। Once they know that the state is telling them very clearly, या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग। ओवरऑल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो किए गए हैं वो 40,348 हैं। जब हम ये कहते हैं तो दिस इज ऑल सिक्योरिटी फोर्सेस, इट इंक्लूड्स पुलिस। इस दौरान इस साल रवां में जो शहादतें हैं पाकिस्तानियों की दहशतगर्दी के हाथ, वो 819 हैं, जिसमें आर्मी के 303 जवान शहीद हुए हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिसमें पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेस हैं उसके 194 हैं, और सिविलियंस 322 हैं जो शहीद हुए। The first thing that we have written is elitism and sardarism and desire to maintain status. ये है बुनियादी इशू बलूचिस्तान में, क्योंकि ये वो कबीला है, ये वो हिस्सा है उस सोसाइटी का, the elites, the sardars, part of them, I'm not talking about all of them, कि ये जो स्टेटस को है दिस मस्ट बी मेंटेन्ड। और वो स्टेटस को क्या है? वो स्टेटस को ये है कि गरीब का बच्चा, नॉर्मल सिटीजन, पढ़े ना, तरक्की ना करे, वो इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, फौज में ना जाए, इकोनॉमिस्ट ना बने, एग्रीकल्चरिस्ट ना बने, कारोबार ना करें, कुछ ना करें। क्यों? वो मेरा गुलाम रहे। We don't want to talk to you. We'll talk with the actual stakeholder, which are the people of Balochistan. एक जानबूझ के एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है और की जाती है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं
वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। और वो आपने देखा कि मार के हक में जब उनकी डायरेक्ट स्ट्रेटजी नाकाम हुई तो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ लॉट मोर ओवर हियर। और ये जो मिसिंग पर्सन हैं ये हैं कौन? ये कभी जो सा है कहीं पे जींदी में, कभी ग्वादर में, कभी तुरबत में, कभी कोयटा में, मसदूंग में, सोराब में दहशतगर्दी है, मार करते हैं, मारे जाते हैं तो उस लिस्ट में निकल आए जो उन्होंने मिसिंग पर्सन की बनाई हुई है। बिल्कुल डाटे दोनों के मिल जाते हैं, वही एक ही बंदे। बलूचिस्तान में खुद खानदान वाले आगे कह रहे हैं कि ये हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारा भाई मिसिंग हो गया, ये चला गया, ये मिसिंग पर्सन की लिस्ट में डाला हुआ है। वी नो ये मिसिंग नहीं है, ये BLA वालों के साथ जा चुका है। तो जो उनके कैंपों में मौजूद है नाम, बराए मेहरबानी करके उनकी एक लिस्ट दे दें और मिसिंग पर्सन की लिस्ट को उठा लें जो रखी हुई है, 100% मैच कर जाएगी। DGISPR ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नहायत अहम इंकशाफ करते हुए बताया कि बलूचिस्तान के मामले पर भारत किस तरह एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहा है। उन्होंने तफसील से बताया कि ये मुहिम किस तरह मरहलावार चलाई जाती है। पहले भारतीय वेबसाइट्स और मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स एक ही नोयत का मवाद शाया करते हैं, फिर इसी मवाद को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर फैलाया जाता है और देखते ही देखते वही बयानियाँ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचा दिया जाता है। DGISPR ने इस मुनज़्ज़म तरीक़ाकार की मुकम्मल वजाहत की और बताया कि किस तरह एक झूठा या गुमराह कुन बयानियाँ और बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत फैलाया जाता है। आइए DGISPR का ये अहम वीडियो क्लिप देखते हैं जिसमें उन्होंने कदम ब कदम इस मुबीना प्रोपेगेंडा नेटवर्क और इसके तरीक़ेकार की खुलकर वजाहत की है और ये जो हिंदुस्तान का शर्मनाक और गलीज़ चेहरा है इसको एक दफ़ा फिर बेनकाब किया। 300+ वेबसाइट्स, फोकस्ड इंडियन वेबसाइट्स ओनली वर्किंग ऑन टेररिज्म इन बलूचिस्तान, 1000+ सोशल मीडिया अकाउंट्स और इसके अलावा हॉस्टाइल डायस्पोरा। 54% of Balochistan related propaganda comes from India, Indian accounts or their accounts, Indian accounts run from outside India. This is the process, ये आपको समझना पड़ेगा। पहले ये सीड करते हैं, then this is seeded in Telegram, वहां पे एक इंसिडेंट को, इवेंट को सीड किया जाता है, सही या गलत। फिर उस इंसिडेंट की फ्रेमिंग की जाती है, उसको फ्रेमिंग करते हैं इनिशिएटर्स। फिर देर आर इनिशिएटर अकाउंट्स जो उसको फिर एम्पलीफायर्स के वाले करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में एम्पलीफायर्स आते हैं एंड देन उसके बाद जो सा मैस एम्पलीफिकेशन इज डन बाय द मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया एंड चैनल्स एंड देयर प्रिंट मीडिया आल्सो एंड फ्रॉम देयर देन इट इज पिक्ड अप बाय द इंटरनेशनल मीडिया। और फिर आप लोग जो सा उसको हकीकत के तौर पे लेके जो सा ना खुद चलाना शुरू हो जाते हैं। बट दिस इज हाउ देयर इट इज बीइंग डन। देखिएगा एक इंसिडेंट है ये मस्तूंग का, इसकी जरा टाइमलाइन को भी देखते जाइएगा कि कब किसने सीड किया, कैसे ये पूरा चला। जी चलाइए। ये 16 जुलाई का वाकया है खटकोचा में। ये कुछ अकाउंट्स हैं, देखिएगा किस टाइम पे वो सीड होता है, किस टाइम पे उसको इनिशिएट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। ऑल इंडियन, टोटल इंडियन सोशल मीडिया इकोसिस्टम। लेकिन इसमें शामिल होंगे जो इसमें लिखे नहीं हुए, उसमें वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बाहर के अकाउंट हैं जो बड़ी स्पीड से आएंगे, DYC BLA के अपने अकाउंट्स हैं जो बड़ी स्पीड से इसमें शामिल होते हैं। और एक इकोसिस्टम वैसे ही पाकिस्तान में बना हुआ है सोशल मीडिया में, मोस्टली बाहर कुछ अंदर, जो कोई पाकिस्तान के खिलाफ खबर आ जाए तो बगैर कुछ सोचे उसके अंदर वैसे ही अपनी हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं, वो सारे इसमें शामिल हो जाए। नाजरीन, वीडियो क्लिप आपने देखा किस तरीके से हिंदुस्तान की तरफ से एक बड़ी तरतीब के साथ, बल्कि एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार कहा जाए तो गलत नहीं होगा, एक मखसूस एजेंडा सेटिंग के तहत एक झूठा और बेबुनियाद किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है। आज DGISPR ने इसकी वजाहत भी की और इस हवाले से कुछ अहम शवाहिद भी सामने रखे। और DGISPR ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े किया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए मुसलसल और भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के मुसलसल दबाव के बायस दहशतगर्द तंजीमें कमज़ोर पड़ चुकी हैं और अब वो सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना करने की बजाय सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रही हैं। DGISPR ने इदाद-ओ-शुमार और वीडियो शवाहिद के ज़रिए बताया कि इसी साल दहशतगर्दों ने 178 मासूम शहरियों को शहीद किया, पुलों, सड़कों और दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचाया और तरक्याती सरगर्मियों को मुतासर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये हमले इस बात का सबूत हैं कि दहशतगर्द खौफ और मायूसी का शिकार होकर निहत्ते शहरियों और इवामी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स भी दिखाए गए जिनके ज़रिए दहशतगर्दों की कार्रवाइयों, उनके तरीक़ाकार और आम शहरियों को पहुँचने वाले नुकसान को सामने लाया गया।
आइए DGISPR का ये अहम वीडियो क्लिप देखते हैं जिसमें दहशतगर्दों की कार्रवाइयों और उनके भयानक नताइज को इंतहाई तफसील के साथ पेश किया गया। तो देन व्हाट दे आर गोइंग फॉर सॉफ्ट टारगेट्स। खोलिएगा, व्हाट आर दीज सॉफ्ट टारगेट्स। ये है जी इनका कारनामा इस साल का। 178 बलूचिस्तान में सिविलियन शहीद किए, 55 सिविलियंस को अगवा किया, 24 जगह पे बड़ा मार्का मार के रोड और ब्रिज तबाह किए, उनको डैमेज किया, 60 जगह पे आग लगाई है, कहीं पे सब्जी के ट्रकों को, कहीं पे LPG को, कहीं पे किसी का कोई कारोबार गरीब आदमी का जा रहा है उसको उड़ा के आगे उसके ट्रकों को आगे लगा रहे, और 47 इंसिडेंट्स हैं डैमेजेस टू प्रॉपर्टी के, बेसिकली लूटने के आए हैं। कोई ATM बैंक को लूटा है और कहीं पे दुकानों को लूटा है। ये है जी टोटल कार्रवाई, ठीक है। और 105 इंसिडेंट इन्होंने वो जो एयरस्ट्राइक लेवीज एंड नाउ पुलिस है उसके खिलाफ किए, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड विल टॉक इन डिटेल अबाउट दैट, द ग्रेट पुलिस ऑफ बलूचिस्तान आल्सो। ये आपको मैंने वो ब्लॉग्स भी दिखा दिए जहां पे ये इंसिडेंट्स हो रहे, तो यू कैन सी द मोर समवेयर हियर एंड समवेयर हियर। एंड इसका एक और जगह पे मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी बताऊंगा कि यहां पे क्यों ज्यादा हो रहे, एंड यू विल योरसेल्फ फाइंड आउट। इसकी थोड़ी विजुअल भी देख लेते हैं, देखिए चलाइए। ये जो फतह किया हुआ इन्होंने जी, कहते हैं कि हमने जो सा कमाल किया, कर क्या रहे हैं ये। सिविलियंस को शहीद, रॉबरीज, so they are basically petty criminals / terrorists, and you have seen the terrain and the vastness। आए रोड पे आके कार्रवाई की, ट्रेन पे आके कार्रवाई की, किसी गांव में आके कार्रवाई की, वीडियो बनाई, उसको चढ़ाया और शोर मचाना शुरू कर दिया उन एलिटिस्ट ने, उन सरदारिस्ट ने, उन सो कॉल्ड रहनुमाओं ने, जो कि आपको और हमको जो सा पूरा दिन बता रहे हैं कि जी दहशतगर्दी हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा और हालात बड़े ख़राब हो गए। क्योंकि एंटी डेवलपमेंट एजेंडा है, तो रोडों को, मशीनरीज को, मजदूरों को टारगेट करो और फिर कहो कि जी यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही, यहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे देखें उस तरह स्कूल और कॉलेज नहीं बन रहे, हमारे ऊपर, हमारे साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। ये वो ठेकेदारों का सामान जा रहा है, ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर्स का, और रख रख के गोलियां मार रहे हैं। So this is that soft targeting, content creation and its then propagation। और फिर उसके अंदर किस तरह आगे आप देखेंगे कि इस प्रोपेगेशन में प्राइमरीली 50% ऑफ द प्रोपेगेशन इज बीइंग डन बाय द इंडियंस। नाजरीन, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा लम्हा भी आया जिसने पूरे हाल को खामोश कर दिया। जब स्क्रीन पर बलूचिस्तान पुलिस के शोहदा की तस्वीर दिखाई गई तो माहौल सोग, एहतराम और फख्र के जज्बात से भर गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अपनी निशिस्त से खड़े हुए और दहशतगर्दी के खिलाफ वतन पर जाने निछावर करने वाले बलूचिस्तान पुलिस के बहादुर शोहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें सलाम पेश किया। इस मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम सहाफ़ी और शुरका भी एहतरामन अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। हाल में मुकम्मल खामोशी थी। स्क्रीन पर शोहदा के नूरानी चेहरे नुमाया थे और हर चेहरा उन अजीम कुर्बानियों को खामोशी से सलाम पेश कर रहा था। DGISPR ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान पुलिस के अफसरान और जवानों ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। उन शोहदा की खिदमात और कुर्बानियों को कौम हमेशा इज्जत, एहतराम और फ़ख्र के साथ याद रखेगी।
नाजरीन, ये सिर्फ एक रस्मी लम्हा नहीं था बल्कि इस अज़म की तजदीद थी कि वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले हर शहीद को पूरी कौम सलाम पेश करती है और उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। आइए DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये जज्बाती और यादगार लम्हा देखते हैं जब पूरा हाल बलूचिस्तान पुलिस के शोहदा के एहतराम में खड़ा हो गया। रहना कि तेरी खातिर लहू मैं अपना बहा रहा हूँ। गवाह रहना कि तेरी खातिर लहू मैं अपना बहा रहा हूँ। किया था मिट्टी से जो वफा का अपना वादा निभा रहा हूँ, वो अपना वादा निभा रहा हूँ। वतन की मिट्टी गवाह रहना, मैं अपना वादा निभा रहा हूँ, मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। जी नाजरीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स आपने देखे और यकीनी तौर के ऊपर आज DGISPR ने एक दफ़ा फिर हिंदुस्तान का और अफ़गानिस्तान का जो शर्मनाक चेहरा है और जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के अंदर ये दोनों मुलव्वस रहे हैं उसको खुलकर एक दफ़ा फिर बेनकाब किया है। पाकिस्तान इससे पहले भी दुनिया को बताता रहा है कि जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है वो बार बार पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती है। और जो हिंदुस्तान का शर्मनाक चेहरा था इसके हवाले से तो पाकिस्तान ने बहुत से मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को डोजियर्स दिए, शाहिद दिए और बताया कि ये देखें कि हिंदुस्तान जो है वो किस तरीके से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को फ़रोग़ देता है। और सिर्फ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन नहीं बल्कि ईरान की सरज़मीन को भी वो इस्तेमाल करता रहा और कुलभूषण यादव यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। अगर हम अपने गुज़श्ता प्रोग्राम्स की बात करें तो हमने बार बार जो हिंदुस्तान का शर्मनाक चेहरा था सिर्फ वो वाला चेहरा नहीं जिसे वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करता है, बल्कि मोदी सरकार का वो शर्मनाक और गलीज़ चेहरा जिसमें वो ताकत के नशे में चूर होकर अपने ही लोगों को निशाना बनाते हैं। अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो तालिब इल्म है उनको निशाना बनाया जाता है। इससे पहले जो हमारे पहले वाले प्रोग्राम्स थे उसमें हमने किस तरीके से अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के इस चेहरे को बार बार बेनकाब किया था। ज़रा ये कुछ वीडियो क्लिप्स देखिए। कभी कभी यकीनी तौर के ऊपर एक वीडियो पूरे निज़ाम का चेहरा बेनकाब कर देती है और कभी एक थप्पड़ पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर जमहूरियत के दावे कहाँ खड़े हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको हिंदुस्तान का वो चेहरा दिखाएंगे जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। ये वही चेहरा है जो बरसों तक जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के नारों के पीछे छुपा रहा, मगर नाकदीन के मुताबिक आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों ने वो बेनकाब कर दिया है और पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान का शर्मनाक चेहरा जो है वाज़े कर दिया है। ये कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान के दरअल हुकूमत नई दिल्ली के इलाके जंतर मंतर से, जहाँ तलबा और कारकुन तालीमी निज़ाम में इस्लाहात के लिए एहतजाज कर रहे थे। उनके हाथों में बंदूकें नहीं थी, सिर्फ अपने मुस्तकबिल के लिए आवाज़ थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी रियासती मशीनरी हरकत में आ गई। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोज़ ने हर एक देखने वाले को चौंका दिया। एक वीडियो में एक पुलिस एहलकार एक नौजवान लड़की को थप्पड़ मारता हुआ दिखाई देता है और एक और वीडियो भी सामने आती है जिसमें एक इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस अफसर एक खातून पर लाठी बरसाता है, जबकि वो जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरों के दौरान पुलिस की जानिब से पैलेट गन यानी ये जो छरों वाली बंदूक होती है इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, जबकि मुतअद्दिद तलबा और मुजाहिरीन सर, आंखों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर ज़ख्मी होकर हस्पतालों में पहुँच जाते हैं। अब ये जो मामला है ये सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं रहा बल्कि हिंदुस्तान की जो सियासत है वो भी इस पर
तकसीम का शिकार हो चुकी है। कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने पुलिस कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस वाक़े पर पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। और उन्होंने एक बड़ा अहम सवाल भी उठाया कि आखिर वज़ीर आज़म इस पूरे मामले पर मुसलसल खामोश क्यों हैं। जब ये सारी सूरत हाल हो रही है तो इसके अंदर यकीनी तौर के ऊपर फिर सवाल तो पैदा होता है कि भारतीय मीडिया क्या किरदार अदा कर रहा है। आप ज़रा भारतीय मीडिया को भी देखिए। कुछ टीवी चैनल्स दावा कर रहे हैं कि तलबा के एहतजाज के पीछे पाकिस्तान की साजिश है। कुछ एंकर जो हिंदुस्तान के हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से तलबा को भड़काने की कोशिश बेनकाब हो गई है। और कुछ का कहना है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये हिंदुस्तान में खाना जंगी चाहते हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसे एक बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा करार दे रहे हैं। यकीनी तौर के ऊपर ऐसे जो लोग हैं जिनमें अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, उनके इस किस्म का जो थर्ड क्लास विजन है और जो थिंकिंग है और जो मीडिया फ्रेमिंग है, उस पर सवाए अफसोस के क्या किया जा सकता है। और पाकिस्तान सिर्फ इतना कहता है कि अगर कोई सबूत मौजूद है तो वो कहाँ है, और अगर सबूत मौजूद नहीं तो फिर हर एहतजाज का रुख पाकिस्तान की तरफ क्यों मोड़ दिया जाता है। क्या अपने ही तलबा के सवालात का जवाब देने की बजाय हर बार पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देना हिंदुस्तान के मसाइल का हल है? आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ वो तमाम वीडियो क्लिप्स शेयर करेंगे जिन्हें देखकर आप खुद फैसला करेंगे कि हकीकत क्या है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि बैनुल-अक़वामी मीडिया इस पूरे मामले को किस नज़र से देख रहा है, जहां मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि तलबा का ये एहतजाज नरेंद्र मोदी की हुकूमत के लिए एक बड़ा सियासी चैलेंज बनता जा रहा है। और आज एक बार फिर महसूस होता है कि हिंदुस्तान में एक तरफ न्यूज़ चैनल्स खड़े हैं जबकि दूसरी तरफ सवाल, हक़ाइक़ और सच्चाई खड़ी है। तो आइए आज सिर्फ खबरें नहीं देखते, आज वीडियोस खुद बोलेंगी, हक़ाइक़ खुद फैसला करेंगे और ये फ़ैसला आप करेंगे कि हिंदुस्तान का ये जो शर्मनाक और गलीज़ चेहरा है ये दर हकीकत पूरी दुनिया के सामने अब किस तरह से बेनकाब हो चुका है। ज़रा ये वीडियो क्लिप देखिए। देश में एक ऐसी स्थिति की पूरे न्यूज चैनल एक तरफ है और सच्चाई दूसरी तरफ। मुस्लिम पीएम बनाएंगे, जंतर मंतर के तिलचट्टे। नेपाल जैसे जनजी आंदोलन की धमकी, उधर पाकिस्तान की छात्रों को भड़काने वाली साजिश पकड़ी गई। क्या कि ये बन गया 2019 में शाहीन बाग के आंदोलन जैसा। There has been brutal violence carried out by the goons of the CJP. लेकिन ऐसे छात्रों की अब अच्छे से सबक भी सिखाया जाना चाहिए। They want a civil war in this country. अकेला शख्स नहीं है बल्कि पूरा एक गैंग है कि किसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं। स्क्रिप्ट मत पढ़ो, मैं देखा आपको स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आप। लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े। National media is not covering this the way they should be. तो ये जो पैलेट बॉम्ब था, नॉट ओनली इन माई फेस, मेरे नेक में एंड एट द सेम टाइम मेरी शोल्डर पे भी ये मेरी स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर इंसर्ट हो गया है। They hit me on my head. India's cockroach movement is turning into a major challenge for Prime Minister Narendra Modi's government. Brutal police crackdown. That these are pro-government television houses who are refusing to give such an anti-government protest as much attention. जी नाजरीन, वीडियो क्लिप्स में आपने देखा कि किस तरह नई दिल्ली के जंतर मंतर से सामने आने वाली वीडियोज़ ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। तलबा पर तशद्दुद, ख़वातीन के साथ नरवा सलूक और पुलिस की सख्त कार्रवाई ने कई नए सवालात को जन्म दिया। लेकिन अब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि यहीं से एक नया बाब शुरू होता है। इब्तदा सिर्फ एक इम्तिहानी स्कैंडल से हुई थी। नौजवान सड़कों पर इसलिए निकले थे कि उन्हें अपने मुस्तकबिल, रोज़गार और तालीमी निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात थे।
लेकिन जैसे जैसे एहतजाज बढ़ता गया वैसे वैसे ये तहरीक सिर्फ इम्तिहानात तक महदूद ना रही, बल्कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एक बड़ी अवामी आवाज़ बनती चली गई। आज सूरत हाल ये है कि ये एहतजाज सिर्फ नई दिल्ली तक महदूद नहीं रहा, बल्कि भारत के मुख्तलिफ शहरों में नौजवान, तलबा और समाजी कारकुन हुकूमत से जवाब मांग रहे हैं। दूसरी जानिब आलमी मीडिया भी इस मामले पर मुसलसल नज़र रखे हुए है और अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट की जानिब बढ़ने वाले मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई की, जिसके बाद मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एहतजाज के दौरान 60 से ज़ायद अफराद को गिरफ़्तार किया गया, जबकि 100 से ज़्यादा ज़ख्मियों को दिल्ली के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इंसानी हकूक़ की मुख्तलिफ तंजीमों ने भी पुलिस की कार्रवाई पर तशवीश का इज़हार करते हुए मुतालबा किया है कि एहतजाज करने वाले शहरियों के हकूक़ का एहतराम किया जाए। नाजरीन, इस मामले ने सिर्फ भारत की सियासत ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी बहस छेड़ दी है। एहतजाज की क़यादत करने वाली काकरोच जनता पार्टी के बानी का कहना है कि जब तक नौजवानों के मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते ये एहतजाज तो इसी तरीके से जारी रहेगा, और उनके मुताबिक ख़वातीन और तलबा के साथ होने वाला ये रवैया किसी भी जमहूरी माशरे के लिए काबिल कबूल नहीं। और ये बात अब सिर्फ उन तालिब इल्मों की नहीं हो रही है जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनकी बात नहीं हो रही, बल्कि इस हवाले से कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी भी मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का जमहूरी हक है और हुकूमत को ताकत की बजाय मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि इस एहतजाज की आवाज़ अब हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर पहुंच चुकी है। बरतानिया के लंदन और मैनचेस्टर में भारतीय हाई कमीशन के सामने भी मुजाहरे किए गए, जहां मुजाहिरीन ने भारतीय नौजवानों से इज़हार यकजहती करते हुए हुकूमत के खिलाफ ही नारेबाजी शुरू की। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मोदी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि अब यह मामला सिर्फ एक इम्तिहानी स्कैंडल नहीं रहा, बल्कि नौजवानों के इत्तेमाद, रोज़गार, तालीमी निज़ाम और जमहूरी आज़ादियों से जुड़ चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या मोदी हुकूमत नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कोई मौसर कदम उठाएगी? क्या एहतजाज करने वालों के मुतालबात सुने जाएंगे या फिर ताकत का इस्तेमाल ही इस बहरान का वाहिद हल समझा जाएगा? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी जानना चाहती है, और यकीनी तौर के ऊपर अब हिंदुस्तान के अंदर जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है उसको ये जवाब देना पड़ेगा। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि आज हिंदुस्तान के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो हिंदुस्तान के तालिब इल्म है वो सड़कों पर हैं, अपने हक के लिए निकले, लेकिन उनके साथ जो हुकूमती मशीनरी ना सिर्फ हरकत में आई बल्कि वहाँ पे जो हिंदुस्तान की नौजवान बची हैं उनको थप्पड़ मारे गए। ये है हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों का शर्मनाक और गलीज़ चेहरा। क्या हो रहा है, ज़रा ये वीडियो क्लिप देखें। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा, और जो दिल्ली पुलिस की बहुत ही शर्मनाक बात है, इनको हमारा मार्च रोकना था तो ये वाटर कैनन गन भी यूज कर सकते थे, लेकिन जिस बर्बरता के साथ हमारा 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा गया है, मेल पुलिस ऑफिसर्स ने लड़कियों को मारा है, पीटा है, उनके गले पकड़े हैं। इस देश में पुलिस को गुंडा बना रखा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic, and Modi disrespects all the young people of this country. ऊपर चढ़ चढ़ के सबको लाठी चार्ज कर रहे हैं, लड़कियों को भी और सबको लाठी चार्ज कर रहे हैं वो। People here are extremely frustrated by the education system, especially because of the continuous examination leaks.
मोदी सरकार की पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। जिन जिन लोगों ने उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था सबके खिलाफ ऐसी एफआईआर करेंगे, ऐसी एफआईआर करेंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ये देश आपके पिताजी का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। धमकी देना बंद करो। Government is only interested in power, fame and money. देना होगा, देना होगा, करना होगा, करना होगा। नाजरीन, हिंदुस्तान का शर्मनाक और गलीज चेहरा तो आपने देखा। अब जो दहशत गर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये जो फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्द हैं, इनके खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, तो उसके बाद इन्होंने एक नई साजिश इख्तियार की है, एक नई चाल चली है, लेकिन वो बेनकाब हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज फितनल ख्वारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ कर रही हैं। अब इसी मुहिम में एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। सरकारी हुकाम के मुताबिक दहशत गर्दी के एक मुबैना सहूलतकार खुद साख्ता मौलवी ज़फ़रयाब की गिरफ्तारी के बाद कई अहम इंकशाफात सामने आए हैं। हुकाम का कहना है कि जब दहशत गर्दों के लिए रास्ते तंग होने लगे तो उन्हीं अपने जुराइम को मजहबी रंग देने के लिए बाज़ खुद साख्ता फतवों का सहारा लेना पड़ता है और यही सहारा उन्होंने शुरू कर दिया है। एक गिरफ्तारी हुई, उसके बाद तहकीकात हुई और तहकीकात के मुताबिक गिरफ्तार खुद साख्ता मौलवी ज़फ़रयाब ने दावा किया कि उसने जामिया निज़ामुल उलूम शोबे यतीम खाना बनू से 8 साला दरस निज़ामी का कोर्स मुकम्मल किया और हुकाम के मुताबिक मुफ्ती ज़फ़रयाब ने दौरान तफ्तीश ये भी एतराफ़ किया कि वो खारजी कमांडर हिकमत रोशनान का करीबी साथी और गुल बहादुर शुरा से वाबस्ता रहा। सरकारी बयान के मुताबिक उसने दावा किया कि खारजी कमांडर हिकमत रोशनान मुबैना तौर के ऊपर बत्ताखोरी भी करता था, सरमायादारों को धमकाता भी था और अपने इक़दामात को मजहबी जवाज़ देने के लिए उससे गैर शरई फतवे हासिल करता था। ये जो गिरफ्तार शख्स हुआ, उसका वीडियो क्लिप भी अभी आपने थोड़ी देर में देखने हैं, तो उसने ये दावा किया है कि इस मकसद के लिए मुख्तलिफ अफराद को ओहदे भी दिए जाते थे, माली फ़वाइद भी दिए जाते थे और कुछ दीगर जो अमरात थी वो भी पेश की जाती थी। और हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार शख्स ने दौरान तफ्तीश ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि फितनल ख्वारिज का इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है और ये ग्रोह अपने नज़रियात के लिए मज़हब का गलत इस्तेमाल करता है। और इसके अंदर ये एक बड़ा अफसोस का लम्हा है कि वैसे तो आप उसी का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो आपको अपनी गलतियों के ऊपर शर्मिंदगी भी होती है, आप नदामत का इजहार भी करते हैं, लेकिन ये नदामत, ये शर्मिंदगी, ये झुका हुआ चेहरा उस वक़्त कहाँ होता है जब आप इन्हीं फितनल ख्वारिज के ये जो दहशत गर्द हैं उनका अलहकार बने होते हैं। तो यकीनी तौर के ऊपर नाजरीन, इन इंकशाफात के बाद एक बार फिर नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद की बहस तेज़ हो गई है। माहिरीन का कहना है कि अगर कोई मदरसा या फ़र्द कानून से हटकर शिद्दत पसंदी या दहशत गर्दी में मुलव्वस पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब माहिरीन ये भी याद दिलाते हैं, वो 2019 का जिक्र करते हैं जब इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत के दरमियान मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक मुआहदा हुआ था। यकीनन अब ज़रूरत इस बात की है कि गैर रजिस्टर्ड या गैर कानूनी इदारों की शफाफ जांच की जाए और कानून पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन, निगरानी और कानून पर अमल दरामद के हवाले से हुकूमत क्या नए इकदाम करती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सारी सूरत हाल के अंदर ये बिल्कुल वाज़ेह रहना चाहिए कि रियासती कार्रवाई का हदफ सिर्फ वो अनासर हो सकते हैं या वही अनासर होने चाहिए जो कानून की खिलाफ वर्जी या दहशत गर्दी से मुतल्लिक सरगर्मियों में मुलव्वस पाए जाएँ, ना कि तमाम दीनी मदारस। ये जो दहशत गर्द था, ये फितनल ख्वारिज, फितनल हिंदुस्तान का, जब इसकी गिरफ्तारी अमल के अंदर आती है और इसको अपनी गलती के ऊपर जब पछतावा होता है और वो कहता है कि वो एहसास नदामत के अंदर मुब्तला है, तो वो किस तरीके से अपने जुराइम का इतराफ़ कर रहा है और जिनका वो सहूलतकार था, जिनके लिए वो काम कर रहा था, उनका जो शर्मनाक चेहरा है उसके हवाले से वो क्या कह रहा है, ज़रा ये वीडियो क्लिप देखिए।
मुफ्ती ज़फ़रियाब वल्द मीर गफ़ार खान सिकना करीम खान बइसखेल तहसील व ज़िला बनो सर ताल्लुक़ लरम द मो दर्स निज़ामी 8 साला जामिया निज़ामुल उलूम और शोबा यतीम खाना बंद शहर से हासिल करी थी। वो 3 साला तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह का अलमरकज़ुल इस्लामी गोरीवाला से हासिल करी थी। मोद ख़ारिजी कमांडर हिकमत रोशान च गुलबदर ग्रुप के शुरा मेंबर दा एक सारा रबेता हुआ वो एदगे रबेते रियासती इदारे ता इल्म च एगज़ गिरफ्तार करल द ख़ारिजी कमांडर मोना दसे फतवा उश्तला च द जिहाद पनोम द सरमायादारेना दे बाते होस्टल जायज़ वी एमो वेर करला द ख़ारिजी कमांडर मोना द मुख्तलिफ किस्म सरमायादार खाल के राब्ते नंबर नोमिना होस्टल वो मुतहदा लचरो को च पदा बताशे तो तमिश पला हिस्सा देर कई द ख़ारिजी कमांडर हिकमत रोशान मुतहदा लचरो को तो मीश कादी नमने हाथ का जीवल को जा जोड़ को दे पूरा दे च गैर इस्लामी गैर शरीफत वे दाई हासिल हवाइशी ख़ारिजी कमांडर हिकमत रोशान मुना दस फतवा उश्तला च दे मुख्तलिफ किस्म सरमायादार व साहिब हैसियत खल के डराउल जायज़ वी वमो वेर कला वो बलिए दार तावेल तसे एक डराव कवे तम काव कवे दे एगे खिदमत दे मीजना तो हासिल हवाइश है वो बल ज पखपले क्लिए बंदे इंतहाई शर्मिंदा वो नादेमी वो ज एगे खल के ताच दे जी बचालबाजी व बचान साखिर सी एदा ता तम बी काउ च आगादा दगना जोन बच को ज़िका च दे खल के दे इस्लाम सरा इस किस्म ताल्लुक नश्तदा दा गैर इस्लामी व गैर शरीदी दा यू मुसलमान कत्ल दिए जेज गानी शादी कुरान पर सरा हराम दी दगे दे इस्लाम सरा हिस्स किस्म वास्ता। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपने मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स देखे और यकीनी तौर के ऊपर ये जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का शर्मनाक चेहरा है अब ये पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया जो है वो जब दहशतगर्दी के ख़ात्मे की बात होती है तो वो पाकिस्तान की तरफ देखती है। जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का माहौल बना होता है, जब दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुंची होती है तो फिर भी पूरी दुनिया की नज़रें जो होती हैं वो पाकिस्तान पर होती हैं और यकीनी तौर के ऊपर ये ही है बदलता पाकिस्तान। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पर आपके फीडबैक का इंतज़ार है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।